Welcome back, my dear students. Before we proceed with today's lecture, I am going to answer some of the queries which you must be confronting by now. Until I keep on taking all those questions and probable queries one by one, you please arrange your barracks, rough copies and note making pens and surfaces. तब तक हम आपके उन सवालों का जवाब दे देते हैं जो प्रोबेबली आपके जहन में आए होंगे, और उसके बाद हम पिछला रिपीट करके आज के लेक्चर को शुरू करेंगे। आपको जो प्रोबेबली क्वेश्चन आया होगा कि जो कल्पेबल होमिसाइड है और मर्डर है, उसके अलावा जो फॉर्म्स ऑफ डेथ है कॉजिंग डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द फॉर्म ऑफ अबेटमेंट टू सुसाइड और suicide itself, attempt to suicide, and causing death by rash and negligent act or dowry death, इनमें क्या होमिसाइड है कि नहीं। टेक्निकली ये सारे होमिसाइड के केस हो सकते हैं और होने भी चाहिए, ये भी होमिसाइड्स हैं क्योंकि इंसान मर जाता है। बट जब व्हेन वी से होमिसाइड, हम एक को विक्टिम मानते हैं और एक को परपेट्रेटर और ऑफेंडर मानते हैं कि एक ने इंसान का कत्ल हो गया। दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड होमिसाइड, killing of a human being by another person, not by himself. And if it's done by himself, अगर उसने खुद अपने आप को मारा, it is a specific form of homicide जिसे suicide कहते हैं itself। इसीलिए इंडियन पिनल कोड ने इन सारे फॉर्म्स को जो रेस्ट हैं उनको, जैसे suicide का अबेटमेंट है और अटेम्प्ट है, उनको होमिसाइड नहीं माना है। इसलिए ये सब होमिसाइड के दायरे से बाहर है। 307, 305, 306, इस तरह और सेक्शंस 309 और 307 को छोड़ दीजिए, वो तो अटेम्प्ट टू मर्डर है। तो अब रही बात कॉजिंग डेथ बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। अगरचे ये अमेंडमेंट से आया हुआ है, बट ये अमेंडमेंट उसी टाइम का है, कॉलोनियल एरा का ही है। तो अमेंडमेंट की फिजियोलॉजी कहती है नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, तो कॉजिंग डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट भी होमिसाइड ही कहला सकता है, बट ये वो होमिसाइड है विच इज़ नॉट कल्पेबल होमिसाइड, तो इसको भी हम उस जुमरे में नहीं रख सकते। तो इसलिए कल्पेबल होमिसाइड या होमिसाइड की कैटेगरी में क्या क्या डाला गया है, उसमें कल्पेबल होमिसाइड इटसेल्फ है जो डेफिनेशन है 299 में, और फिर ये या तो मर्डर बनेगा 300 के 1, 2, 3, 4 में से एक क्लॉजेज में, 4 क्लॉजेज में ये मर्डर बन जाता है, और सेक्शन 300 के ही 5 क्लॉजेज में ये मर्डर नहीं बनता है, ये बनता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और ये यहाँ पे मर्डर बन जाता है। और अगर ये मर्डर बन गया या जब ये मर्डर बनेगा, इट इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन 302। आज हम पीनल प्रोविजंस को और केस लॉज को ही डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, लेक्चर थोड़ा लंबा होने जा रहा है। और अगर ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बन गया, इट इज पनिशेबल अंडर 304 आइदर पार्ट 1 और पार्ट 2। ये है कल्पेबल होमिसाइड। तो अब हम अगर स्ट्रिक्टली देखें, ये पेन जरा बारीक लिख रहा है, अगर हम स्ट्रिक्टली देखें कल्पेबल होमिसाइड के या होमिसाइड के सेक्शंस हैं, तो वो आप गिनिए 299 से लेकर के 300, 301, 302, 303 तो है लेकिन स्ट्रक डाउन हो चुका है, और 304 बस। स्ट्रिक्टली 299 टू 304 इसको हेडिंग में शामिल कर लेते हैं। 299 टू 304 ये कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के प्रोविजन है। तो ये इस तरह हमारा स्कीम है या फ्लो चार्ट है जो हम पहले भी बना चुके हैं। अब ये हो गया, आज का डिस्कस करने से पहले पुराना रिपीट कर लेते हैं क्विकली। अभी तक हमने ये पढ़ा कि इंडियन पीनल कोड में मर्डर कहलाने से पहले कल्पेबल होमिसाइड बनना चाहिए। कल्पेबल होमिसाइड वो तब बनता है जब 3 में से 1 मेंजरिया होगा। अगर एक मेंजरिया है जो 3 सेक्शन 299 में मेंशन किए गए हैं, नंबर 1 इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, नंबर 2 intention of causing such bodily injury
as is likely to cause death, and number 3, intention or knowledge that his act is likely to cause death. ये 3 केसेस में ऑफेंडर ने जो एक्ट किया वो कल्पेबल होमिसाइड हो गया। अब ऐसा केस हो सकता है कि ये कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन जाए। मर्डर ये तब बनेगा जब 300 के 4 क्लॉजेज में से एक क्लॉज भी इस पर फिट बैठ गया। नंबर 1, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। अगर उसने होमिसाइड जो किया कल्पेबल होमिसाइड, द इंटेंशन वाज इंटेंशन टू कॉज डेथ। नंबर 2, इफ द एक्ट वाज डन with the intention of causing such bodily injury as the offender knew that it is likely to cause the death of the person to whom the harm was caused। अगर उसको ज़ाती इल्म था, खुद उसे मालूम था, by virtue of किसी भी रीज़न से, ऑर्डिनरीली उससे मौत नहीं वाक़या होती, लेकिन उसकी नॉलेज में था कि उसके इस एक्ट से मौत वाक़या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि विक्टिम की स्पेशल कंडीशन, सर्कमस्टांस, पोजीशन ऐसी थी, यानी उम्र नाखेज थी, छोटा बच्चा था। हालांकि आम तौर से बहुत नॉर्मल ब्लो या चांटा मार देने से इंसान की मौत वाक़या नहीं होती। सिंस इट वाज अ बेबी, यही मिसाल है, ऑफ 3 months और 2 months, इससे मौत वाक़या हो सकती थी। सो इट्स इन द नॉलेज ऑफ दैट पर्सन। और सिमिलरली उसको कोई डिजीज़ थी विक्टिम को, और ये नॉलेज में था पर्सन के। सो एज द ऑफेंडर नोज दैट इट इज़ लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन टू हुम द हार्म इज कॉज्ड। और नंबर 3, तीसरा मेंजरिया है, इफ दैट एक्ट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग bodily injury to any person, and that bodily injury is sufficient in the ordinary course of nature to cause the death। अब sufficient in the ordinary course of nature क्या है वो आज ही समझेंगे हम केस लॉ से। and lastly, if that person has committed that act and that act was so eminently dangerous that it must have in all probability caused death or such bodily injury as is likely to cause death, and that person, the offender, he commits that act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as is likely to cause death। ये 4 मेंजरियाज हैं, इनको बेयर एक्ट में एक बार फिर से आप पढ़ लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। ये कॉरस्पॉन्ड करेंगे, आपको लगेगा थोड़ा मिलता जुलता है 299 से, हालांकि देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन। ये भी हम समझेंगे आज के फ़र्क क्या है फिर इन मेंजरियाज और उन मेंजरियाज में। बट बिफोर वी गो टू दैट पार्ट, लेट्स रिमाइंड यू कि हमने 5 एक्सेप्शन पढ़े उसके। सेक्शन 300 में 4 मेंजरियाज हैं जिनमें ये मर्डर बनता है, और अगर ये 5 में से एक सर्कमस्टेंस में आया तो ये क्या कहलाएगा? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। यानी एक तरह से ये डिफेंस का, दे एक्ट एज डिफेंसेस बट पार्शियल डिफेंसेस। जो जनरल डिफेंसेस हमने पढ़े, दोज आर एब्सोल्यूट डिफेंसेस, उनमें ऑफेंडर की कोई लायबिलिटी नहीं होती, बिकॉज most of the provisions you will find start with nothing is an offense, तो offense ही नहीं हुआ। ये तो offense हो गया। mitigating factors हैं, these are mitigating factors, these 5 exceptions सज़ा कम कर देते हैं, एक्ट को मर्डर बनने से रोक देते हैं। क्या बन जाता है? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इसमें से 5 एक्सेप्शंस में याद होगा आपको। नंबर 1 इज ग्रेव एंड सर्टेन प्रोवोकेशन, ग्रेव एंड सर्टेन प्रोवोकेशन। नंबर 2 is if that act is done in the exercise of the right of private defense of person or property in good faith। good faith में इंसान right of person, private defense of person or property exercise कर रहा था, और उसको एक्सरसाइज करने के दौरान एक्सीड कर गया वो, और एक्सीड करने से किसी की डेथ कॉज की विदाउट प्रीमेडिटेशन, पहले से सोच नहीं रखा था, और ये एक्सीडिंग प्रोविजन है। यहाँ इंसान एक्सीड कर रहा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में। सिमिलरली अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, ही इज एक्टिंग फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक जस्टिस, और एनी पर्सन जो उसको एड कर रहा है, दे एक्सीड इन द पावर्स गिवन टू हिम बाय लॉ एंड कॉजेज द डेथ ऑफ एनी पर्सन without any ill will towards that person। And number 4 defense is the certain fight, if there is a certain fight in the heat of passion and upon a certain quarrel, और it is immaterial कि किसने पहला वार किया। ऐसी झगड़ों में अचानक से झगड़ा हो गया, पहले से नहीं मंसूबा था, और झगड़ा जो है झगड़ा लड़ाई में बदल गई, और फिर हाथापाई हो गई, और फिर किसी की
अपॉन हीट ऑफ पैशन डेथ कॉज की गई। एंड फिफ्थ इज द डिफेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंसेंट। अगर 18 साल के ऊपर इंसान कंसेंट दे दे मौत वाक़या करने की उसकी एंड डेथ वाज कॉज, सो दिस इज अ केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये 5 एक्सेप्शंस हैं, ये पिछले लेक्चर में हमने इन डिटेल डिस्कस किए। अब इन पे मज़ीद वक्त खर्च करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो अभी हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो पीनल प्रोविजंस हैं। पीनल प्रोविजंस, इनके सज़ाएं क्या क्या होंगी। माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर वी मूव टू द पीनल प्रोविजंस, एक हम ब्रीफली फिर से चार्ट बना लेते हैं कि 299 जो है ये कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन करता है। Whoever causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death or with the knowledge that he is likely by such act to cause death commits the offense of culpable homicide। अब अगर ये सेक्शन अप्लाई हो गया उस पर कि कल्पेबल होमिसाइड हमने उसको पाया, इतने पे हम उसको सज़ा नहीं दे पाएंगे, आगे किसी खाने में ये डालना होगा। या तो हमें ये डालना पड़ेगा 300 में, क्लॉज 1 में, क्लॉज 2 में, क्लॉज 3 में या क्लॉज 4 में। अगर इन 4 में से एक क्लॉज में ये हम डाल पाए सक्सेसफुली तो इसको सज़ा होगी 302 के तहत। अभी इसको समझेंगे पीनल प्रोविजन को, इस वाले 302 में क्या सज़ा है। और अगर इसमें नहीं डाल पाया और लेकिन चूँकि यहाँ आ गया था तो ये फिर जो एक्सेप्शन के दो क्लॉजेज हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 एक्सेप्शनल क्लॉजेज हैं, उनमें कहीं फॉल अगर किया तो सज़ा होगी 304 में। 304 में 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों में से एक में। तो ये हमने 299 से लेकर के 300, 302, 304, 301 अब बीच में एक सेक्शन रह गया, उसी को मुझे एक्चुअली शुरू करके बताना था। 301 actually is a section which is based on the principle which in law is called as transfer of malice। transfer of malice। एक मिसाल दे देते हैं फिर लॉ समझ लेते हैं। लॉ क्या कहता है? मिसाल ऐसी है जैसे ए है, ए ने बी को मारने की गरज से गोली चलाई, he fired a bullet at B। B के पास C खड़ा था जो B का बच्चा है। The bullet missed B and hit C causing C's death। C died। ये बच्चा मर गया, B नहीं मरा। अब इसका इंटेंशन जो था वो B को मारने का था, C को मारने का हरगिज नहीं था। या C को सपोज C को मरने की उसे नॉलेज भी नहीं थी, अचानक बच्चा अंदर से बाहर आ गया। अब लॉ क्या कहेगा इसने क्या किया? कॉमन सेंस और लेमैन सोच ये कहेगी इससे जो हो गया वो है नागहानी मौत, यानी जिसे हम अपनी ज़बान में अतशर कहते हैं। ये मर्डर का केस नहीं है। तो बट क्रिमिनल लॉ का प्रिंसिपल ये कहता है ट्रांसफर ऑफ मलीस। द मलीस would transfer from B to C or from C to B। इसकी मिसाल अब एक बहुत आसान सी मिसाल में दे रहा हूँ। एक मिसाल है कि एक इंसान किसी के बाग में चोरी करने गया और उसने सेब की चोरी करने की गरज से डंडा उठाया और चलाया। डंडा जो है वो सेब को हिट करने के बजाय अखरोट को हिट किया, अखरोट के पेड़ पास था और अखरोट गिर गया। मालिक आया और उसको पकड़ लिया। आपको लगता है कि ये प्ली ले पाएगा कि मैं सेब की चोरी करना चाह रहा था, गलती से अखरोट टूट गया। सिमिलरली ट्रांसफर ऑफ मलीस इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि दैट इफ अ पर्सन डज एनी एक्ट वेयर ही इंटेंड्स टू कॉज और दैट ही नोज दैट ही इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन एंड he causes the death of any other person whose death he neither intended nor knew himself that he was likely to cause his death, the death he caused is of that description which it would have been if he had caused the death of the person whose death he intended or knew। यानी लॉ ये मानेगा कि इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए B से।
अगर ये गोली चलाना इस तरह इस इंटेंशन के साथ मर्डर होता तो सी के साथ भी ऐसा करना मर्डर ही कहलाएगा. So it is actually section 301 is actually it recognizes and admits a principle of rule of evidence. पहले भी हम ये प्रिंसिपल्स को बहुत सारे जैसे सेक्शन 86 में हमने देखा इंटॉक्सिकेशन को लेकर के, ऐसे प्रिंसिपल्स एविडेंस के नेचर के होते हैं. पीनल प्रोविजन तो कम है, इसमें एविडेंस का रूल ज़्यादा है. तो इट्स सच अ प्रिंसिपल जो ट्रांसफर ऑफ मैलीस पे बेस्ड है. There's a case बल्लन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी बेस्ड ऑन दैट. अगर आप देखना चाहें बल्लन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, अगर आप मज़ीद समझना चाहें और कन्फ्यूजन हो, लेकिन ये भी बहुत ब्रीफ सा प्रोविजन है और एग्जामिनेशन पे बेस्ड इसमें से कोई एमसीक्यू पूछा जाता है ट्रांसफ़र ऑफ मैलीस क्या है. नाउ स्विचिंग बैक टू आवर टुडेज टॉपिक दैट इज़ पीनल प्रोविजंस. अब पीनल प्रोविजन में अगर मर्डर हो गया, इफ़ दैट एक्ट फॉल्स अंडर 300 clause 1, 2 or 3 or 4, any of the 4 clauses under 300, the act will be punishable with 302. अब धारा 302 बहुत मशहूर और बदनाम है, ज़माना धारा है, अक्सर ये ड्रामों और फिल्मों में दिखाई भी जाती है. क्या इसके अंडर सज़ा है? वो आप जानते हैं सज़ाए मौत है. बट हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है एज स्टूडेंट्स ऑफ लॉ. हम ये समझेंगे कि सज़ाए मौत मैंडेटरी नहीं है. देयर इज़ ऑप्शन बिटवीन द टू पनिशमेंट्स, ऑल्टरनेट पनिशमेंट्स. He shall be punished with death or imprisonment for life. ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, वो कौन सी सज़ा देना चाहता है. तो इसमें सज़ा है डेथ और LI जहाँ जहाँ भी लिखेंगे हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट मुराद होगा या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. IPC सेक्शन 53 में पनिशमेंट्स को रिकॉग्नाइज करता है. और ये पूरा बल्कि ये जो चैप्टर है चैप्टर 3 ये पनिशमेंट से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट है और मेरा तो मानना ही है कि सिलेबस का पार्ट होना चाहिए. बट पीनल लॉ इतना ही बहुत बड़ा है कि उसमें कवर ही नहीं हो पाता है. तो चैप्टर 3 सारा पनिशमेंट से रिलेटेड है, पढ़ लेना चाहिए अपनी जगह. तो 53 जो है रिकॉग्नाइज सम फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट जिनमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक है. तो मैं वापस आ रहा हूँ, मैंने आपसे ये कहा कि इसकी पनिशमेंट अगर इसने कत्ल किया, कत्ल आमद जिसे कहते हैं, कत्ल कस्त, तो उस हालत में डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ प्लस फाइन एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन. यानी ये दोनों सजाएं देनी, इन दोनों में से कोर्ट को एक चुनना है, प्लस ये तो चुनना है हर हाल में, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन. अब ये केस है कि इन दोनों में से कौन कब चुनेगा. सिंस एविडेंस का लॉ इसके बारे में साइलेंट है और इंडियन पीनल कोड खुद इसके बारे में साइलेंट है. तो ये लॉ है, बस ये साइड नोट आपसे शेयर कर रहा हूँ, सिलेबस का पार्ट नहीं, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा. लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे शायद कुछ सेमेस्टर्स तक ये आपको पढ़ने को भी ना मिले. तो ये एक्चुअली एक बहुत बड़ी डिबेट है इंडिया में कि डेथ पेनाल्टी, पहले तो इसी की है कि डेथ पेनाल्टी पूरी दुनिया में कई सालों से ये बहस है whether डेथ पेनाल्टी शुड बी रिटेन्ड और अबॉलिश्ड. जो प्रोटोकॉल सेकंड है ICCPR 1966 का, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966, इसका प्रोटोकॉल सेकंड है 1977 का. इसके दो प्रोटोकॉल्स हैं. इट रिलेट्स टू एबॉलिशन ऑफ डेथ पेनाल्टी. इंडिया हैज़ नॉट रेटिफाइड दैट प्रोटोकॉल. इंडिया इसका सिग्नेटरी है बट ये ऑप्शनल प्रोटोकॉल है, तो इंडिया हैज़ नॉट, क्योंकि इंडिया अगर एक बार इसको, बहुत सारे नेशंस ने नहीं किया है, एक बार रेटिफाई कर देंगे तो डेथ पेनाल्टी क्रिमिनल लॉ स्टैट्यूट से एबॉलिश करनी पड़ेगी. एक तो वो डिबेट है, देयर आर थियरीज फॉर रिटेंशनिस्ट्स एंड एबॉलिशनिस्ट. कुछ कहते हैं एबॉलिश होनी चाहिए, कुछ कहते हैं रिटेन होना चाहिए डेथ पेनाल्टी. वो तो एक अलग बहस है, उसमें नहीं जाना चाह रहे हैं हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि देयर इज अ प्लेथोरा एंड कैटिना ऑफ केसेस जिनमें ये बहस की गई है कि क्या हमें हर हाल में मैंडेटरी डेथ पेनाल्टी दे देनी चाहिए या कोर्ट को कब डेथ पेनाल्टी देनी चाहिए. सो दिस डिबेट हैज़ एवॉल्व्ड. इसकी जूरिस्प्रूडेंस कई सारे केसेस से आई है, बट द मोस्ट फेमस और से इनफेमस अमंग देम इज बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें कोर्ट ने इसको टेस्ट किया कि डेथ पेनल्टी कहीं
कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 के ख़िलाफ़ तो नहीं है, क्या हमें रिटेन करनी चाहिए या अबॉलिश कर देनी चाहिए। तो दिस वॉज रिटेन बाय मेजॉरिटी ऑफ 4:1। इस बहुत ही स्ट्रेंज जजमेंट है इसमें, जो ये एक डिसेंट आया, 4 जजेस ने कहा कि रिटेन होनी चाहिए, एक ने डिसेंट दिया, एक का डिसेंट तकरीबन 1.5 साल बाद आया। जजमेंट 4 की आ गई थी और डिसेंट जो है वो भागवती साहब का बाद में आया। सो इट्स द जजमेंट ऑफ 1980, ये 1980 की जजमेंट है, जिसमें कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इस्टेब्लिश किए कि कब हमें दे देनी चाहिए। और दिस इज़ द केस जिसने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन को रिकग्नाइज किया, जो आज हम जानते हैं कि डेथ पेनल्टी कब देनी चाहिए। इट मस्ट ओनली बी रिजॉर्टेड इन केसेस ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। अब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का जो स्टैंडर्ड कोर्ट्स ने फिक्स किया है वो इन इटसेल्फ बड़ा एम्बिगुअस है कि अब क्योंकि ऑप्शन था डेथ पेनल्टी देनी है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो कोर्ट ने कहा डेथ पेनल्टी देनी चाहिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में। अब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर को लेकर के जो स्टैंडर्ड्स कोर्ट ने फिक्स किए हैं वो बहुत ही अजीब हैं। आई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू दिस इंस्टीट्यूशन मस्ट से कि इसमें ज़्यादा सब्जेक्टिविटी आ गई है इस डॉक्ट्रिन से, क्योंकि बहुत सारे एडजेक्टिव्स का यूज़ किया गया है जो खुद बहुत सब्जेक्टिव हैं, बिकॉज एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज सब्जेक्टिव। यू कॉल समथिंग इट्स ब्यूटीफुल, अब किसी और को ब्यूटीफुल नहीं लगेगा, और फिर ये सोशल मैटर्स में तो ज़्यादा सब्जेक्टिविटी आती है। तो इसमें बहुत सारे एडजेक्टिव्स लगा दिए, जैसे कि कौन केस है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, दिस विच इज़ एबहॉरेंट, dastardly, grotesque, diabolical, इस तरह किए हुए मर्डर्स जो है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। और ये बहुत ही स्ट्रेंज है कि अब इनको कैसे समझा जाए, ये इटसेल्फ इतने सारे एडजेक्टिव्स हैं। और फर्दर दे सेड कि मिटिगेटिंग एंड एग्रावेटिंग फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए, विच इज़ अ साउंड क्लासिफिकेशन के मिटिगेटिंग एंड एग्रावेटिंग फैक्टर्स देखने चाहिए। और ये जो मैंने आपको पहले बताया था, ये 5 क्लॉजेस, दे आर मिटिगेटिंग फैक्टर्स, ये मिटिगेट कर देते हैं लायबिलिटी उसकी। तो देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ केसेस, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, फिर मच्छी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एक और जजमेंट आई 1983 में, इसके 3 साल बाद, और आज तक बहुत सारी, संतोष बरियार की जजमेंट आई 2003 में, प्रोबेबली संतोष बरियार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है या स्टेट ऑफ बिहार है, प्रोबेबली महाराष्ट्र ही है, और 2009 की जजमेंट है, एंड प्रजीत कुमार सिंह है। तो कंटिन्यूसली कोर्ट्स जो है इसको करते जा रहे हैं। एक तरफ तो वो डिबेट है एबॉलिश ही होनी चाहिए, फिर तो ये डिबेट ही नहीं रहेगी। रिटेन करने में फिर ये डेथ पेनल्टी में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन की एक अलग डिबेट है ये। अब अगर लेट्स मूव टू द अदर पार्ट, कि अब अगर ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो गया तो फिर क्या सज़ा होगी। अगर ये हो गया कि 5 एक्सेप्शंस में एक में फॉल कर गया तो फिर क्या होगा। इसके लिए हमें याद करना पड़ेगा, इस पेनल प्रोविजन को समझने के लिए, 299 को फिर से। 299 में 3 मेंस रियाज रिकॉग्नाइज किए थे, 2 इंटेंशन वाले थे और एक नॉलेज से रिलेटेड था, ठीक है। इफ दैट एक्ट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, और थर्ड इज नॉलेज दैट इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। या तो उसको इंटेंशन ही था सीधे मारने का, या दूसरा ऐसा जख्म देने का इंटेंशन था जिससे लाइकलीहुड है, बड़ा बहुत मुमकिन है कि इंसान मर जाएगा। तो ऐसे में कहा जाएगा, मिसाल के तौर पर ए और बी का झगड़ा हो गया। अब देखिए मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कत्ल क्यों इसको रिकॉग्नाइज किया है और फिर आगे क्यों इतनी एम्बिग्यूटी है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी का झगड़ा हो गया, झगड़ा इतना ग्रूसम टर्न हो गया कि ए ने बी को स्ट्रैंगुलेट किया झगड़े के रेज में, और थोड़ी देर तक उसका गला दबाता रहा, उससे वो एस्फिसिएट हो गया या स्ट्रैंगुलेट होकर के बी की डेथ कॉज हो गई। अब इसे क्या कहेंगे हम, ऑन प्लेन रीडिंग हम इसे कहेंगे दिस इज कल्पेबल होमिसाइड, बट अब ये नहीं पता कि मर्डर है कि नहीं। फिर मर्डर प्रूव करने के लिए हमें 4 मेंस रियाज में से एक मेंस रियाज स्पेसिफिकली प्रूव करना पड़ेगा। बर्डन इज अपॉन द प्रोसिक्यूशन, कि प्रोसिक्यूशन को इन 4 में से एक प्रूव करना पड़ेगा, तो तब ये मर्डर होगा। बट ऑन द फेस इट्स कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर।
तो थर्ड इज द नॉलेज दैट इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। तो इसमें दो सजाएं हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। वहां पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमेशा जजमेंट्स जब आप देखेंगे जजमेंट्स में लिखा होगा पनिशेबल विद पार्ट 1 ऑफ 304। वो क्या है, अगर इन दो मेंजरियाज की मौजूदगी हुई, यानी इफ he had committed the act of causing death with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, तो इन दो मेंस रियाज के साथ अगर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर हुआ, या इसके साथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, दूसरा मेंस रिया, इन दोनों हालतों में जो पनिशमेंट होगी वो होगी इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ या फिर 10 साल की सजा और फायर। लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मैंने आपसे पहले कहा था लाई लिख दूंगा मैं वहां पे, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और ये जज यहाँ फिर से वो कह दिया, वहां तो कह दिया रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की वजह से चुने डेथ पेनल्टी को। इसके लिए स्टैंडर्ड बहुत वीक फिक्स किया गया है आज तक के, इन दो के बीच बहुत फर्क है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ, और 10 ईयर्स तो बहुत 10 ईयर्स है। तो मिटिगेटिंग फैक्टर्स की वजह से कोर्ट्स वुड लीन टुवर्ड्स 10 ईयर्स अगर फर्दर मिटिगेटिंग फैक्टर्स मिल गए। मिसाल के तौर पर उसका कंडक्ट, प्रीवियस पास्ट कंडक्ट अच्छा था एक्यूज्ड का, और उसको कोई हिस्ट्री नहीं है, रेप्यूटेड पर्सन है, ही हैज़ नॉट रिजॉर्टेड टू क्रिमिनलिटी और सम अदर ग्राउंड्स। सो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स प्लस फाइन, दीज आर द टू पनिशमेंट्स इन विच रादर 3, इन दो में से एक चुनना है कोर्ट को, एंड दिस इज फाइन। और अगर इस मेंजरिया के साथ एक्ट हुआ है कि in knowledge that his act is likely to cause death, then punishment क्या होगी, 10 years और fine और both। इसमें मेंजरिया चूँकि वीक है तो ऐसे हाल में 10 years, नहीं तो सिर्फ फाइन, और अगर जज को लगा तो 10 years imprisonment प्लस फाइन, और दोनों भी ले सकता है। यहाँ मैंडेटरी फाइन लेना है, फाइन तो हर हाल में लेना है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 years प्लस फाइन, और यहाँ 10 years और फाइन और बोथ। ये कंप्लीट हो गया, मुझे लगता है पीनल प्रोविजंस आपको समझ में आ गए होंगे। दीज पीनल प्रोविजंस मतलब ये जो है 302 और 304, दिस मस्ट बी ऑलवेज रेड विद 301 जो हमने अभी पढ़ा, ट्रांसफर ऑफ मेलिस। तो क्योंकि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ पीनल प्रोविजन, अगर इसको माना जाए 301 पीनल प्रोविजन ही है। नाउ वी मूव टू द एक्सेप्शंस इन केस लॉज one by one. Let's start with some leading case. There is actually plethora of case laws. हर साल मर्डर होते हैं, और रादर हर माह होते हैं, और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के पास जजमेंट आते हैं, और हर साल इतने सारे मर्डर के केसेस होते हैं। तो जजमेंट्स तो बहुत सारी हैं, बट देयर आर सम लीडिंग जजमेंट्स जिनको हम वन बाय वन कंसिडर कर लेंगे, और फिर we'll start with this all debate with the case of R versus Govinda. पहली जजमेंट जो R versus Govinda, एटीन 1876 की जजमेंट है ये, 1876 1 Volume 1, Bombay, 342, 1876 की जजमेंट है ये, और बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट है। इसमें जस्टिस मेलविल का जो ओपिनियन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और समझने का है। देखिए, इसके ब्रीफ फैक्ट्स मैं बता देता हूँ। देयर वाज अ कपल हु वर मैरिड, इसमें हस्बैंड 18 साल का और बीवी 15 साल की थी। यंग थे, अक्सर उनमें झगड़ा होता रहता था। ऑन ए फेटफुल डे इनके बीच झगड़ा हो गया, विच टर्न्स बिट ग्रूसम, एंड द हस्बैंड बीट हिज वाइफ विद हिज फिस्ट्स ऑन द बैक, कमर पे जो है मुट्ठी से कुछ मुक्के मारे कई बार। As a result of which she fell on the ground, and that argument continued. Argument चलता रहा, and then he put his knee on her chest
and put his hand on, rather he hit several blows on her face. उसने अपना घुटना उसके सीने पे रखा और कई सारे मुक्के उसके चेहरे पे मारे। अब ऐसे जख्म लगने की वजह से सीवियर ब्लूज तो ऑर्डिनरी थे, सीवियर नहीं थे, लेकिन उसके नतीजे में क्या हो गया, वन देयर वाज कंट्यूजन जो है ना, विच इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड विदाउट एन एक्सटर्नल इंजरी, जिसे हम नील पड़ जाना कहते हैं उर्दू या हिंदी में, डायलेक्ट में अपने अपने पता नहीं क्या कहते होंगे। तो कंट्यूजन हो गया, एंड देयर वाज आल्सो एक्सट्रावाजेशन ऑफ ब्लड ऑन ब्रेन, खून जमा हो गया दिमाग के किसी हिस्से में, एक्सट्रावाजेशन ऑफ ब्लड ऑन ब्रेन, ड्यू टू व्हिच शी डाइड, वो मर गई। एंड ये बहुत ही क्रोनोलॉजिकली इंटरेस्टिंग जजमेंट एक्ट के बाद हो गई। इस एक्ट के हो जाने के बाद, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें 18 साल का हस्बैंड और 15 साल की बीवी थी, वाइफ थी। इनके बीच आर्गूमेंट अक्सर होता रहता था। एक दिन आर्गूमेंट इतना ज़्यादा एक्सीड कर गया कि इसने 2-4 मुक्के हस्बैंड ने उसके बैक पे मारे, ड्यू टू व्हिच शी फेल ऑन द ग्राउंड। आर्गूमेंट कंटिन्यू किया, देन उसने अपना जो है घुटना उसके सीने पे रखा और 2-4 मुक्के, 2-4 धक्के और उसके सर पे मारे मुट्ठी बंद करके, और उनके नतीजे में ये नील पड़ गया और कुछ खून की जमूदगी इसके जहन पे नमूदार हो गई, तो जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़या हो गई। अब इसके बाद जो होता है कि इनका जूरी ट्रायल चला और जूरी ट्रायल ने इनको कंप्लीटली एक्विट कर दिया, नॉट गिल्टी। जूरी ट्रायल ने कहा नॉट गिल्टी। अब इसके बाद जो है सेशंस कोर्ट ने कहा सेशन कोर्ट ने इनको डेथ सेंटेंस दे दिया। और अभी आप देखेंगे तब भी सीआरपीसी में पता नहीं कौन सा प्रोविजन था, लेकिन 1973 में जो सीआरपीसी है उसमें सेक्शन 366 जो है ये कहता है कि चूँकि सेशन कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है इन मैटर्स ऑफ डेथ पेनल्टी, अगर डेथ पेनल्टी का केस है ओरिजिनल जुरिडिक्शन सेशन कोर्ट के पास है, तो सेशन कोर्ट अगर फांसी दे दे, इसमें फांसी इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस, अगर जजमेंट डेथ सेंटेंस का है, उसको कन्फर्मेशन के लिए 366 सीआरपीसी का कहता है हाई कोर्ट भेजना पड़ता है, और कन्फर्मेशन पे हाई कोर्ट को सर्टेन पावर्स है, वो जजमेंट को दोबारा मतलब खोल के बहस कर सकती है सेंटेंसिंग पे या किसी और पे। तो जजेस पे 2 जजेस में डिस्प्यूट हो गया इसके कि सेशन कोर्ट ने इसको मर्डर ट्रीट किया हुआ है, तो थर्ड जज जो थे जस्टिस मेलविल, उनकी ओपिनियन मांगी गई, और दिस फॉर्म्स एक्चुअली द लॉ एट प्रेजेंट। जो आर वर्सेस गोविंदा अक्सर का कोट किया जाता है कि आर वर्सेस गोविंदा बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जिसने एक्चुअली कंपेयर किया है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को 299 को 300 से कंपेयर किया है, वो जस्टिस मेलविल का ओपिनियन है। अब मैं चाहता क्लास में होते तो मैं चाहता 1 by 1 उन लाइंस को लिखें, लेकिन मैं उन लाइंस को मोर और लेस पढ़ने की कोशिश करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप पॉज करके या किसी तरह उनको नोट भी करते जाएंगे। जो पहला क्लॉज है 299 का पहला क्लॉज, अगर आप देखेंगे 300 का पहला क्लॉज, दोनों का पहला क्लॉज, यहाँ देखेंगे आप whoever causes death by doing an act with the intention of causing death, यहाँ intention of causing death है पहला, यहाँ 300 में पहला क्लॉज है कि यहाँ भी intention of causing death है, दोनों में intention सेम है। तो मेलविल ने कंपेयर करके कहा where there is an intention to kill, the offense is always murder. Where there is an intention to kill, the offense is always murder. नंबर 2 देखिए 299 क्लॉज 2 और 300 का क्लॉज 2। 299 का क्लॉज 2 क्या कहता है कि दैट he does an act with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, और 300 का क्लॉज 2 कहता है that the act was done
with the intention of causing bodily injury as the offender knew that he was likely to cause death of the person to whom the harm is caused. तो यहाँ तो ये 2 और 2 कंपेयर कर ही नहीं सकते, बिकॉज ये इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, लाइकलीनेस है और यहाँ नॉलेज है। तो हम कंपेयर करेंगे 299 और क्लॉज 3 और क्लॉज 2 को, इसको एज ही नोज दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ और यहाँ नॉलेज। इन दोनों को कंपेयर करते हुए जस्टिस मेलविल ने कहा if the offender knows that a particular person injured is likely to be killed either from peculiarity of constitution, यानी उसकी हैयत ऐसी है, हालत ऐसी है, और immature age or other special circumstance which would not ordinarily cause death, the offense is murder. ऑर्डिनरीली उससे इंसान नहीं मरता, ये ऑर्डिनरीली जिससे इंसान मरता है 300 की क्लॉज 3 में है, 2 में नहीं है। 2 में ये कहा गया, जस्टिस मेलविल ने कहा कि अगर ऑफेंडर को, मुजरिम को ये मालूम है, मुलजिम को, कि वो इंसान मर जाने वाला है मेरे इस एक्ट से, क्यों? क्योंकि उसकी उम्र, उसकी हैयत, उसकी हालत और उसकी जो ख़ास कैफियत है जिस्म की, वो वैसी है कि वैसा करने से इंसान मर जाएगा, तो ऐसा करना उसके साथ कत्ल कहलाएगा, मर्डर कहलाएगा। ऑल्दो अगरचे उस एक्ट से, उस अमल से आम तौर से कोई इंसान नहीं मरता, ऑल्दो द ब्लो माइट नॉट हैव बीन सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज द डेथ ऑफ ए पर्सन। अब इसको दोबारा रिपीट करने में मैं शायद इधर उधर बोल दूं, क्योंकि मैंने इसको रिफ्रेज करने की कोशिश की। If the offender, दोबारा इसको बता रहा हूँ, if the offender knows that the particular person is likely to be killed either from the peculiarity of constitution or immature age or special circumstance which would not ordinarily cause death, the offense is murder, although the blow might not have been sufficient in the ordinary course of nature to cause the death of a person. तो पहले में तो मेलविल ने कहा कि अगर ऑफेंडर को इंटेंशन टू किल है तो हर हाल में वो मर्डर होगा, द ऑफेंस इज ऑलवेज मर्डर, हर हाल में वो मर्डर है। तो दूसरे में ये बोला कि जो अभी समझाया, अब ये फिर रिपीट हो जाएगा। देन देयर इज थर्ड, वो इसमें 300 क्लॉज 3 है। चूँकि आर वर्सेस गोविंदा के केस में यही अप्लाई होना था, ये देखना था कि whether it is sufficient in the ordinary course of nature to cause death। तो अभी हम ले लेते हैं 300 और क्लॉज 4 को कैसे कंपेयर किया मेलविल ने। क्लॉज 4 को लेकर मेलविल ने कहा that the crux of this section is the crux of this clause, the crux of this clause is likelihood of a result, if death is the most probable result, it is murder. If death is the most probable result, it is murder. और उसमें मिसाल दी है मेलविल ने, फ्यूरियस ड्राइविंग, कि इंसान ऐसे चला रहा है, उससे लग रहा है कि इंसान कोई भी मर सकता है, मगर उससे मारने की गर्ज नहीं है, सो इट्स कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, या कल्पेबल होमिसाइड। लेकिन अगर वो फायर कर रहा है मार्केट प्लेस में, he fires from his pistol,
तो ये कहा जाएगा डेथ इज़ द लाइकली और मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट। तो अभी मैं बताऊंगा ये आपको कंफ्यूजन क्यों लग रहा है। इसलिए प्रोफेसर एलन ग्लेडहिल ने कहा कि these classification is actually very thin and it leads to several arbitraries, और मेलविल ने कहा कि इससे कंफ्यूजन ही क्रिएट होता है। नाउ इन द इंस्टेंट केस, जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट में लाइकलीहुड और इसको और क्लॉज 3 को रिलेट करके क्लॉज 2 क्या कहता है 299 का, और डज दैट एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो अगर लाइकलीहुड है तो मेलविल ने कहा अगर सिर्फ लाइकलीहुड ऑफ कॉजिंग डेथ है, डज एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज, वो बॉडीली इंजरी का इंटेंशन है उसको विच इज लाइकली टू कॉज डेथ, सिर्फ लाइकलीनेस है, तो मेलविल ने कहा ये कल्पेबल होमिसाइड है, यानी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है, मर्डर नहीं है। बट इफ इट इज हाईली प्रोबेबल, लाइकलीहुड से आगे की बात है, यही उसने कहा मेलविल ने। मेलविल ने कहा कि जब किसी चीज़ के चांसेस 50-50 होते हैं तो हम कहते हैं दिस विल लाइकली और प्रोबेबली हैपन, और उसने कहा कि लाइकली और प्रोबेबली दोनों सिनोनिमस है, तो ऐसे हाल में सिर्फ हमेशा कल्पेबल होमिसाइड ही होना चाहिए, मर्डर नहीं होना चाहिए वो एक्ट। और इन अदर सर्कमस्टांसेस जहां इससे ज़्यादा है, व्हेन द आउटकम इज almost certain, when the chances of an outcome of death is almost certain, ये कहा जाएगा most probably। तो ऐसे केस में फिर ये क्लॉज लगेगा 303, और ऐसे केस में मर्डर कहा जाएगा। सो इस ओपिनियन की लाइट में that charge of murder was restored और converted to culpable homicide, और गोविंदा को culpable homicide not amounting to murder की सज़ा मिली। और कोर्ट ने इसमें 1-2 लाइंस और कही थी, मैं चाहूँगा आप उनको भी नोट कर लें कि कोर्ट ने कहा था समटाइम्स द नेचर ऑफ द वेपन यूज्ड एंड समटाइम्स द पार्ट ऑफ बॉडी ऑन विच द इंजरी इज कॉज्ड एंड समटाइम्स बोथ आर रेलेवेंट। समटाइम्स द नेचर ऑफ द वेपन यूज्ड and sometimes the part of the body on which the injury is caused, and sometimes both are relevant. The determining factor is the intentional injury, which must be sufficient to cause death. तो ये कोर्ट ने कहा कि किस चीज़, किस धारदार हथियार से, हथियार कैसा इस्तेमाल किया, और अगर बाकायदा सोफिस्टिकेटेड वेपन लाया और इंटेंशन फॉर्म किया, प्रीमेडिटेटेड है, फिर ये कहा जाएगा मर्डर है। बट अगर इन द हीट ऑफ पैशन है, हीट ऑफ द मोमेंट है, वहीं से कोई चीज़ डंडा उठा के मारा और प्रीमेडिटेटेड नहीं था, झगड़ा उसी वक्त हो गया था, ये कहा जाएगा। ऑल्दो ऑर्डिनरीली अगर इंसान ठंडे दिमाग से सोचता, ये कहा जाता कि शायद ये केस मर्डर कहलाता, बट दिस इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये आर वर्सेस गोविंदा का लीडिंग केस है। अक्सर पूछा भी जाता है कि किस केस ने कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में डिस्टिंक्शन क्रिएट कर दी, वो यही आर वर्सेस गोविंदा है, जस्टिस मेलविल का ओपिनियन जो हम अभी तक शेयर कर रहे थे। नाउ अब हम एक्सेप्शन फर्स्ट की तरफ दोबारा जाते हैं ताकि हम अगले केस को आराम से डिस्कस कर पाएँ। जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है, पहला एक्सेप्शन मर्डर का, वो आपको याद होगा कि जो अक्यूज्ड है, ऑफेंडर है, वो एक्ट करता है इन ग्रेव, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। पहले बेयर लैंग्वेज को याद कर लेते हैं। बेयर लैंग्वेज से आप देख लीजिए, बैरक में आपके culpable homicide is not murder if the offender, whilst deprived of his power of self-control, deprive हो गया, while deprivation, so time यहाँ पे लाया, उस दौरान एक्ट किया वो, जब वो deprive हो गया, whilst deprived of the power of self-control by grave and sudden provocation, causes the death of the person who gave the provocation, or causes death of any other person by mistake or accident। और 3 शर्तों पे ये सेक्शन बेस्ड है, ये मशरूत है 3 कंडीशंस पे।
3 शर्तें हैं, बशर्ते के, फिर से मैं सुना दे रहा हूँ आपको, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के नतीजे में अगर इंसान से कत्ल हो गया तो वो कत्ल आमद नहीं है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। अब कैसे किया वो कत्ल? क्योंकि वो डिप्राइव हो गया, उस बेचारे को अपने जो जहनी सलाहियतें हैं, इस्तेदादें हैं आम, जिसकी वजह से इंसान को अपने जिस्म पे काबू रहता है, उनसे महरूम हो गया थोड़ी देर के लिए। किस वजह से? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, और उसका कत्ल कर दिया जिसने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन कर दिया था, या गलती से या हादसे से किसी और का कर दिया, उसके पास खड़ा था, या गलती से समझ लिया इसको, वो समझ के मारा, या टारगेट मिस हो गया, या कोई और रीजन हो गया, बट मिस्टेक और एक्सीडेंट हो गया। लेकिन शर्तें 3 हैं। पहली शर्त यह है कि उसने जानबूझ के प्रोवोक यहीं से नहीं किया था, दैट द प्रोवोकेशन वाज नॉट सॉट और वॉलंटरली प्रोवोक्ड एज एन एक्सक्यूज फॉर killing or doing harm to any person by the offender himself। और दूसरी शर्त क्या है? ये प्रोवोकेशन किसी कानून की मुताबिकत किए जाने अमल के वजह से या एवज में ना हुआ हो, यानी कानून की, कोई भी इंसान कानून के मुताबिकत में कोई काम कर रहा था और उससे आप प्रोवोक नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर आपके घर से एक ड्रेन जा रही है और वो किसी की प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गई, अब वो बेचारा उसको फेंसिंग कर रहा है क्योंकि कानून ने डिक्री दे दी है ये उसकी है। यू कैन नॉट बी प्रोवोक्ड बाय दिस, और आप कहेंगे हम एक्सरसाइज कर रहे थे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। सिमिलरली अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, इन दोनों को एक ही प्रोविजो में डाल दिया है, दोनों, दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू द लॉ or by a public servant in the lawful exercise of the powers of such public servant। या तो खुद कोई इंसान करे in obedience to the law, यहाँ तो सारे इंसानों को ये मिला हुआ है कि इसके अगेंस्ट आप नहीं कह सकते ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। जब कोई भी इंसान एक्ट कर रहा था in obedience to the law, या फिर पब्लिक सर्वेंट एक्ट कर रहा था in the lawful exercise, सिर्फ exercise of his powers नहीं, lawful exercise of the powers of such public servant। और थर्ड प्रोवोकेशन, थर्ड जो प्रोविजो है वो, दैट प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग इन द लॉफुल एक्सरसाइज, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब अगर लॉफुल एक्सरसाइज नहीं है, लॉफुल एक्सरसाइज से थोड़ा एक्सीड कर गया राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में, तो क्या करेगा इंसान? ये एक क्लू दे दे रहा हूं यहाँ पे कि यहाँ खत्म होता है ना, ये तकरीबन ये प्रोविजो थर्ड पे खत्म हो गया, तो एक्सप्लेनेशन बचा हुआ है उसके बाद। लेकिन देखिए थर्ड प्रोविजो है कि वो प्रोवोकेशन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में ना आया हो। अब अगर एक्सरसाइज लॉफुल नहीं था, थोड़ा एक्सीड कर गया, तो फिर एक्सेप्शन 2 में गिर जाएगा खुद ब खुद। ये बस हिंट है एक्सेप्शन 2 को याद रखने के लिए। तो ये 3 प्रोविजोज हैं, और प्रोवोकेशन ग्रेव एंड सडन था कि नहीं था, ये एक्सप्लेनेशन कहता है इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। और मैंने आपसे पहले ही कहा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब ये है कि हर बार फैक्ट टू फैक्ट, केस टू केस वेरी करता जाएगा। कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स कोर्ट ले डाउन नहीं कर सकते, ऑल दो कोर्ट ने ये अटेम्प्ट किया हुआ है एक जजमेंट में जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बिफोर दैट मैं आपको इस ड्राफ्टिंग की एक और खूबसूरती यहाँ समझा दे रहा हूँ। द फ्रेज यूज्ड इज ग्रेव और एंड, और नहीं है, ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन नहीं है, ग्रेव एंड है, दोनों चाहिए। अब ग्रेव किससे रिलेटेड है? ग्रेव रिलेटेड है, इट शोज ग्रेविटी और इनॉर्मिटी और सो कॉल्ड मैग्नीट्यूड, है ना, कि कितनी बड़ी प्रोवोकेशन थी। बहुत छोटी सी प्रोवोकेशन है ना, उसने तुम्हें कहा कि ठिंगने, और ठिंगना कह देने पे कत्ल किया। नहीं, दिस इज नॉट ग्रेव प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन तो है, ये वापस चांटा मार देने का प्रोवोकेशन है, या शायद चप्पल मार दे, या वापस इंसान कहे कुछ और कि गोल मटोल, लेकिन ग्रेविटी में बड़ा नहीं है। तो ग्रेव होना चाहिए, और ग्रेव ही नहीं, एंड सडन। सडन शोज प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी और प्रॉम्प्टनेस, nearness in time, in degree of time, degree of time,
ये टाइम से रिलेटेड है, ये मैग्नीट्यूड से, ये साइज बता रहा कितना प्रोवोकेशन खतरनाक था, बहुत बड़ा था। और कब? पिछले साल किया था, इस साल कत्ल किया नहीं, वक्त ही नहीं मिला बेचारे को, उस टाइम प्रोवोक किया, उसी वक्त कत्ल हो गया। ये नहीं कि 1 महीने पहले पुरानी बात पता चली, अब प्रोवोक हो गए और घर पे जाके प्लान बनाया और फिर जाके उसका कत्ल किया। सेम फैक्ट्स पे, इसी तरह के फैक्ट्स पर बेस्ड है। अगला केस जो कि है KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बड़ी फेमस जजमेंट है, आपने आज तक बहुत इसका नाम भी सुना होगा, KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये मैं लिख रहा हूं महाराष्ट्र, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1962, सुप्रीम कोर्ट 605। और जो रेशो है इस केस का, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पैराग्राफ्स हैं, वो पेज नंबर 630 पे हैं। अक्सर आप इस जजमेंट को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। ये जजमेंट बड़ी फेमस या इनफेमस कहिए, अब इस पे कई सारी फिल्में भी बनी हैं। मैं तो फ्यू ईयर्स अगो एक कोई अक्षय कुमार की मूवी बनी थी, रुस्तम, प्रोबेबली, पता नहीं मैं सही हूँ या गलत, लेकिन रुस्तम बनी थी। एंड लास्ट ईयर जब यहाँ इंटरनेट क्लैम्प डाउन था, उन दिनों इंडियन एक्सप्रेस में आया था कि कोई द वर्डिक्ट, यस द वर्डिक्ट करके, द वर्डिक्ट, एक और इस पे वेब सीरीज़ कोई बनी थी। तो इस पर बहुत सारी थिएट्रिक्स भी हुई है, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है ही जजमेंट, इन द सेंस कि इसमें जो ऑफेंडर है वो नेवी पर्सन था। दिस पर्सन नानावती, नानावती एक्चुअली वॉज दिस पर्सन नानावती। मैं इसको ब्रीफली फैक्ट्स को बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये नेवी में काम करने वाला एक सैनिक था, और इसकी वाइफ जो है वो इंग्लिश बॉर्न सिल्विया नाम की थी, वो अंग्रेज़न थी हाफ, सिल्विया नाम की एक खातून थी। और एक तीसरा जो इसके पिक्चर में आ गया इस केस के, उसका नाम है प्रेम आहूजा। नानावती अपनी ड्यूटी के नतीजे में बाहर रहते थे अक्सर। दिस wife Sylvia got in an extramarital affair with this person named Prem Ahuja, and on certain occasions he promised her to marry her after she gets a divorce from this person, और इनके बीच रिलेशनशिप थोड़े स्ट्रेन होने लगे। तो फेटफुल डे से जस्ट पहले, और ऑन द सेम डे, बल्कि उसी दिन क्या हुआ कि when this person returned from his duties, सिल्विया को एक कोने में थोड़ा मायूस पाया, बिकॉज इसके और इसके बीच थोड़ा स्ट्रेन आ गया था। इसे लग रहा था कि प्रेम आहूजा हमसे शादी नहीं करेगा। ये फैक्ट्स इमटेरियल है, लेकिन मैं पोजीशन बता रहा हूँ कि ये कोने में बैठी हुई थी। इसने पूछा क्या बात है, एंड शी कॉन्फेस्ड हर एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशनशिप विद हर पैरामर प्रेम आहूजा। इसके कॉन्फेशन के बाद दिस पर्सन वॉज एनरेज्ड, और नेचुरली होना चाहिए, बट द सीरीज ऑफ इवेंट्स जो हुई वो बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस पर्सन नानावती, उसने अपने बच्चों को, 2 बच्चे थे गालिबन, और अपनी मिसेस को सिनेमा ड्रॉप किया। सिनेमा ड्रॉप करने के बाद खुद वहाँ से बाहर आया, देन वेंट टू द स्टोर ऑफ हिज डिपार्टमेंट, नेवल ऑफिस। वहाँ से पिस्टल निकाली, सर्विस राइफल, सर्विस पिस्टल निकाली अपनी, और ड्यूटी पे कहकर, ये कहकर कि मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ या किसी स्पेशल काम पे जा रहा हूँ, और ऑन द फॉल्स प्रीटेक्स्ट, झूठ बोल करके वो पिस्टल वहां से ले ली। देन वेंट टू द ऑफिस ऑफ दिस पर्सन प्रेम आहूजा। इसके ऑफिस चला गया, ऑफिस में ये मिला नहीं। इसके बाद ये ऑफिस, उसके बाद इसके घर चला गया, ये फ्लैट में मिला। अब उस फ्लैट में उसके बाद क्या हुआ, किन फैक्ट्स के जरिए से जिन दोनों में झगड़ा हुआ, देयर आर 2 वर्जन्स ऑफ ए स्टोरी ऑलवेज, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस में। बट इसका मर्डर हो गया, और इसने इसको सर्विस पिस्टल से बुलेट्स दाग दिए, एंड दिस पर्सन वाज किल्ड। जूरी ट्रायल जब इसमें चला, तो जूरी ने इस पर्सन को नॉट गिल्टी पाया, KM नानावती। इस पे बड़ा हंगामा हो गया कि साहब ये कैसे है नॉट गिल्टी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास फाइनली जो ये आया कि ग्रेव एंड सर्टेन प्रोवोकेशन का इसने डिफेंस ले लिया, दैट फॉर्म्स द लॉ। और आपके मतलब की बात ये है ज़्यादा
कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का लॉ ले डाउन किया वो क्या है, जिसे अक्सर कहते हैं रीजनेबल मैन्स टेस्ट, कि आम आदमी जो आम जहानत का है वो इन हालात में क्या करता, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्या उसका हो जाता। इसमें आम आदमी का टेस्ट लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और आज तक स्टिल दिस टेस्ट होल्ड्स गुड फॉर अ लार्ज एक्सटेंट। इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको मैं 1 by 1 बता रहा हूँ, जजमेंट में भी आप पेज नंबर 630 पे वो देख सकते हैं। मगर मैं पहला टेस्ट जो कोर्ट ने कहा कि रीजनेबल मैन प्लेस्ड अंडर दोज सिचुएशंस और दैट सर्कमस्टांसेस बिलोंगिंग टू दैट क्लास, ये देखा जाना चाहिए कि आम आदमी जो आम जहानत का है उन हालात में, उन सिचुएशन में क्या वो प्रोवोक हो जाता या नहीं हो जाता, और क्या वो इतना प्रोवोक हो जाता कि उसका जहन खो जाता, वो जहन की अपनी आम इस्तेदादों से महरूम हो जाता। ही वुड हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ हिज नॉर्मल और ऑर्डिनरी कॉग्निटिव फैकल्टीज। ये पहला टेस्ट है, ये देखना ज़रूरी है, विच इज़ रीजनेबल मैन्स टेस्ट, कि आम आदमी जो उस क्लास से बिलोंग कर रहा है, बिलोंगिंग टू द सेम क्लास ऑफ द सोसाइटी एज द अक्यूज्ड, ये देखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अलग अलग क्लासेस ऑफ सोसाइटी में अलग अलग लेवल ऑफ सेंसेशन होता है। अब जो गरीबों में जो चीज़ एजिटेट कर देती है, अमीरों में वो चीज़ उससे बहुत स्लाइटेस्ट चीज़ एजिटेट कर देती है। मिसाल के तौर पर आप देखें कुछ तबकात में गाली गलौज बहुत आम बात है, तकिया कलाम है, और कुछ तबकात में आप ज़ोर से पुकार भी नहीं सकते, घबरा उठते हैं, रो बैठते हैं लोग नज़ाकत का, क्योंकि वो क्लास का फ़र्क है। और नंबर 2, कोर्ट ने ये रिकग्नाइज़ किया कि इंडिया में वर्ड्स और जेस्चर्स से भी प्रोवोकेशन हो सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बिकॉज इंग्लिश लॉ में आप आर वर्सेस हेवर्ड्स की जजमेंट है 1833 की, उसमें ये कहा गया था कि वर्ड्स से जो है आप ग्रेव एंड सर्टेन प्रोवोकेशन नहीं कॉज हो सकता, या इंग्लिश लॉ में रिकग्नाइज नहीं किया गया है। बट यहाँ के नानावती में कोर्ट ने कहा कि जस्टिस सुब्बाराव की जजमेंट है कि that words or gestures may under certain circumstances cause grave and sudden provocation in India. इंडिया में ऐसा हो सकता है। और नंबर 3 is the mental background. कोर्ट कंसिडर करे, मैं इनको लिख ही लेता हूँ ताकि आपको, क्योंकि फिर आप अपने वर्ड्स में इसको वाजे कर दें वो अलग बात है, मगर आप भूल न जाएं इसको। पहला टेस्ट जो है वो था रीजनेबल मैन belonging to the same class as to the accused and placed under such circumstances, जिसमें क्लास का और सिचुएशन का उन सिचुएशन में रखा जाए। देखना पड़ेगा कि क्या वो प्रोवोक होता या नहीं होता उस क्लास का रीजनेबल मैन। नंबर 2, कोर्ट ने कहा वर्ड्स एंड जेस्चर्स इन इंडिया, कि इंडिया में वर्ड्स और जेस्चर्स से ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हो सकता है। और मैंने आपसे कहा कि इंग्लिश लॉ में ये नहीं माना जाता एज अ ग्राउंड ऑफ प्रोवोकेशन, वर्ड्स से नहीं प्रोवोक होता है। 3rd इज, कोर्ट ने कहा मेंटल बैकग्राउंड क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ द अक्यूज्ड। एक्ट जो अक्यूज्ड है, विक्टिम जो मारा गया, वो जिसने प्रोवोक किया, उसके एक्ट ने जो जिससे एक्चुअली प्रोवोक हो गया उससे जस्ट पहले का एक्ट देखना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल इन दिस इंस्टेंट केस कि इसमें क्या था, अक्यूज्ड का एक्ट जिसने प्रोवोक किया, इसको बज़ाहिर जो है प्रोवोक किया दिस प्रेम आहूजा के वर्ड्स ने। वो वर्ड्स क्या है वो आप जजमेंट में देख लीजिएगा। कोई वर्ड्स उसने कहे थे उससे, जब उसने उसको इंसिस्ट किया कि मैं अपनी वाइफ को, अकॉर्डिंग टू नानावती उसने कहा कि मैं अपनी वाइफ को डाइवोर्स करता हूँ, तो मुझसे शादी कर लो, तो क्या उसको और मेरे बच्चों को अपना लोगे। सो उसके जवाब में उसने कुछ कहा, और जिसके वजह से इसने कहा कि नानावती ने कि मैं प्रोवोक हो गया। तो कोर्ट ने कहा कि जो मेंटल बैकग्राउंड क्रिएट हो गया उस एक्ट से, जो जिससे प्रोवोक हो गया, उससे पहले वाला एक्ट भी कोर्ट को कंसिडर करना चाहिए। एंड 4th इज कॉजल कनेक्शन, जिसे कहते हैं, कोर्ट ने कहा कि द फेटल ब्लो, जो ब्लो हो गया जिससे डेथ कॉज हो गई, इट मस्ट बी ट्रेस्ड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन अराइजिंग फ्रॉम द प्रोवोकेशन। ये प्रोवोकेशन के नतीजे में होना चाहिए, एंड नॉट आफ्टर द पैशन हैज कूल्ड डाउन बाय लैप्स ऑफ टाइम और अदरवाइज गिविंग रूम टू द अक्यूज्ड।
और फॉर प्री मेडिटेशन एंड प्री कैलकुलेशन। इसमें अक्यूज्ड को कोई मौका नहीं मिलना चाहिए, ये बहुत प्रॉम्प्ट होना चाहिए और कॉजल कनेक्शन होना चाहिए उस ब्लो और उस प्रोवोकेशन के नतीजे में। दीज टू जजमेंट्स आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट इन दिस सेंस। और हम बिफोर वी क्विकली रैप अप सम फ्यू जजमेंट विद फ्यू जजमेंट्स, हम डिस्कस करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट को। ये जजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मेरी अंडरस्टैंडिंग एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ आई फाउंड कि ये जजमेंट ज़्यादा साउंड है सेक्शन 299 और 300 के रिलेशनशिप को समझने के लिए। दिस इज़ द जजमेंट जो आपको इस मुझे लगता है ओरिजिनल जजमेंट को भी देख लेनी चाहिए। इसमें टेक्स्ट बुक्स में इसके मिलने के आसार बहुत कम हैं, मगर ये जजमेंट आपको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से भी मिल जाएगी और कहीं और से भी। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल नहीं है, ये आंध्र प्रदेश है। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस रायावरपु, पता नहीं मैं स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ या नहीं, रायावरपु पुनैया। ये 1977 ऑल इंडिया रिपोर्ट 1977 सुप्रीम कोर्ट 45 की जजमेंट है। इस जजमेंट में कोर्ट ने ले डाउन किया लॉ कि, और वो मैं आपको ब्रीफली समझा दे रहा हूँ, आप रेलिवेंट प्रोविजंस पे चले जाइएगा, वो रेलिवेंट जजमेंट पे देख लीजिएगा। इसमें कोर्ट ने कहा हमेशा कि जब भी कोर्ट इसको कन्फ्रंट करे कि क्या एक्ट मर्डर है या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है, तो इट इज़ बिफिटिंग और अप्रोप्रिएट फॉर द कोर्ट टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम इन 3 स्टेजेस। कोर्ट को इसको 3 स्टेजेस में अप्रोच करना चाहिए ऐसी प्रॉब्लम को। पहला स्टेज जिसको कोर्ट कन्फ्रंट करे कि कोर्ट को ये देखना चाहिए कि क्या एक्यूज ने कोई एक्ट किया है, क्योंकि एक्ट से शुरू होता है। आप देखिए 299 की डेफिनेशन, whoever does anything, तो यहाँ whoever causes death by doing an act, whoever causes death by doing an act, तो एक्ट है, तो पहला एक्ट एक का कॉज है। तो इसलिए पहला फैक्टर कोर्ट ने कहा, पहला अप्रोच कोर्ट का होना चाहिए कि क्या एक्यूज ने कोई एक्ट किया है जिससे डेथ हो गई है, और अगर कॉजल कनेक्शन का प्रूफ हो गया, एक्ट प्लस कॉजल कनेक्शन, हम ये कहेंगे एक्ट प्लस डेथ, एक्ट और डेथ के बीच में कॉजल कनेक्शन अगर मिल जाए कोर्ट को, तो कोर्ट जो है दूसरे क्वेश्चन की तरफ अप्रोच कर ले। इस हालत में जो ही पता चल जाए, अगर प्राइमा फेसाई आंसर मिल गया कि हाँ साहब इसके एक्ट से इसकी डेथ हो गई है, तो दूसरा स्टेज जो है डिटर्मिनेशन का कि क्या ये मर्डर है या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है, दूसरा स्टेज आ गया। दूसरे स्टेज में क्या करना है, दूसरे स्टेज में कोर्ट को ये देखना है, नंबर 2, in the second stage court has to consider whether the act amounts to culpable homicide as defined in 299। तो ये देखना है दूसरे में कि 299 अप्लाई होगा कि नहीं, कि क्या ये उस कैसे पता चलेगा, मेंजरिया 1, 2 या 3 में से एक मेंजरिया पाया गया। पहले कोर्ट ने ये पता किया कि क्या एक्ट और डेथ में कॉजल कनेक्शन है, जी हाँ, यानी इसकी डेथ हो गई। वो जैसे हाँ आप लोग डिस्कस कर रहे होते हैं ग्रुप्स में, तो उसमें बहुत सारे मीन्स हैं, ज़रूरी नहीं है फिजिकल इंजरी आए, बॉडीली इंजरी है, वो बाय मीन्स ऑफ पॉइजन भी हो सकता है, इलेक्ट्रोक्यूशन भी हो सकता है ना, फायरिंग भी हो सकता है, और इंजरिंग भी हो सकता है। तो बिजली के तार से कैसे इंजर हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इसी तरह कोई और मीन्स हो सकता है। तो पहले कोर्ट ने पता किया एक्ट है, डेथ है, कॉजल कनेक्शन है, ठीक है। फिर दूसरे स्टेज में कोर्ट ने पता किया कि यही कल्पेबल होमिसाइड है कि नहीं, तो तीनों में से एक मेंजरिया देखा। अब अगर ये पता चला कि कल्पेबल होमिसाइड है और यानी 299 है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर पे अभी बात नहीं आ रही है। अब अगर मर्डर नहीं साबित हो पाया तो ये खुद ब खुद कल्पेबल होमिसाइड का वो कैटेगरी बनेगा विच डज नॉट अमाउंट टू मर्डर। तो दूसरे स्टेज में कोर्ट को ये कंसिडर करना है वेदर दैट एक्ट इज कवर्ड बाय कल्पेबल होमिसाइड अंडर 299, और अगर इसका कोर्ट का आंसर एफर्मेटिव में मिला, येस में मिला, तो कोर्ट को क्या करना चाहिए, एट दिस स्टेज court should determine whether the facts brought to record by the prosecution bring the case within the ambit of any 4 clauses। कि इसके बाद तीसरा स्टेज ये है कि आप ये देखिए कि ये कहीं 300 के 4 में से एक क्लॉजेस में तो नहीं बैठ रहा, 1 2 3 4, और अगर ऐसा हुआ तब तो ये मर्डर है।
और अगर इसका आंसर यस है तो एक और इसका सब रूल है, यानी कैटेगरी है कि ये देखिए अगर इन चार में से एक बैठ रहा है फिट, तो फिर ऐसा तो नहीं 1 2 3 4 5 जो 5 एक्सेप्शन है उनमें आ रहा है। अगर ये हो गया, दो हालतें हैं ना इसकी कि अब ये कल्पेबल होमिसाइड है, तो हमने देखना चाहा अब थर्ड स्टेज में कि ऐसा तो नहीं ये 1 2 3 4 में बैठ रहा है। अब इसका आंसर या तो यस आएगा या नो आएगा। अगर इसका आंसर नो आया, यानी कि नहीं इसमें नहीं बैठ रहा है, तो ये है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। कोर्ट ने ये कहा कि इफ द आंसर इज इन नेगेशन, ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। और अगर इसका आंसर यस है, लेकिन यस के बाद ये 1 2 3 4 5 5 क्लॉजेज में एक जगह बैठ रहा है, उस हालत में भी ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। तो कोर्ट ने कहा इस तरह डिटरमाइन करें मर्डर की लायबिलिटी। यानी आप खुद समझ सकते हैं मर्डर को इटसेल्फ प्रूव करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। अब इसी तरह कुछ जजमेंट्स का मैं नाम लिख दे रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा। दुखी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी देख लीजिएगा, दुखी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसी तरह जो कंसेंट का एक्सेप्शन है लास्ट, जिसमें 18 साल से ऊपर का इंसान अगर कंसेंट दे देता है मरने की और उसको मार दिया जाए, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। उस पर एक केस है दशरथ पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दशरथ पासवान, ये जो 10th में एक हस्बैंड फेल हो गया 10th में रेगुलरली, तो वाइफ से उसने कहा सुसाइड कर लेते हैं, वाइफ ने सुसाइड की और खुद ही डर गया। वर्सेस दशरथ पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो इस तरह आज ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आज ये पहला कंप्लीट हो गया मॉड्यूल हमारा। हैव अ नाइस टाइम।